नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही मजेदार और स्कोरिंग टॉपिक काइनेमैटिक्स पर बात करने वाले हैं। जटिल फिजिक्स के सवालों को देखकर अक्सर डर सा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर हम उन भारी भरकम सवालों को एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल टूल बॉक्स में बदल दें? चलिए सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि मोशन या गति के इन नियमों को समझना और उन्हें अप्लाई करना असल में कितना आसान हो सकता है। हमारा आज का ये सफ़र बिल्कुल स्पष्ट रास्ते पर चलेगा। सबसे पहले हम गति के वेरिएबल्स को समझेंगे, फिर प्रमुख काइनेमैटिक इक्वेशंस पर नज़र डालेंगे, उसके बाद वेग, त्वरण और दूरी निकालना सीखेंगे और अंत में एक शानदार फाइनल फिजिक्स चैलेंज को सॉल्व करेंगे। हम बेसिक शब्दावली से शुरू करके सीधे गणितीय उपकरणों पर जाएंगे और फिर असली परीक्षा के सवालों पर उन्हें टेस्ट करेंगे। तो चलिए, भाग 1, गति के चर। मैथ्स में गहराई से उतरने से पहले ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें आखिर मूव कैसे करती हैं और उन्हें किन वेरिएबल्स द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक किसी मैकेनिक की तरह काम शुरू करने से पहले हमें अपने टूल्स की पहचान होनी ही चाहिए। ये 5 वेरिएबल्स किसी भी नॉर्मल काइनेमैटिक्स प्रॉब्लम को अनलॉक करने के लिए एकदम मास्टर चाबी की तरह काम करते हैं। U का मतलब है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, V है हमारा अंतिम वेग, A यानी एक्सेलरेशन या त्वरण, T है समय और S विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है। इन पांचों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि यही हमारे पूरे सफर के साथी हैं। भाग 2 पर आते हैं। अब टूल्स तो मिल गए हैं, लेकिन अगला कदम ये देखना है कि गति के समीकरणों के जरिए ये आपस में कैसे जुड़ते हैं। यही समीकरण हमारे असली हथियार हैं, जो किसी भी सवाल को चुटकियों में हल करने की ताकत देते हैं। इन वेरिएबल्स के खेल को समझने के लिए ये समरी टेबल सच में कमाल की है। यहाँ हमारे पास 3 मेन इक्वेशंस हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है। जैसे अगर सवाल में विस्थापन नहीं दिया है तो हम बिना सोचे पहले समीकरण v = u + at का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक हमें कभी भटकने नहीं देता। परीक्षाओं में अक्सर इस समझ को सीधे टेस्ट किया जाता है। कई बार सवाल आता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन गणितीय रूप से गलत है। उदाहरण के लिए, क्या 2as = u² - v² सही है? बिल्कुल नहीं। सही समीकरण 2as = v² - u² होता है। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में अक्सर यही सिली मिस्टेक्स होती हैं। चलिए, तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और वेलोसिटी के लिए हल करना सीखते हैं। अब वक्त आ गया है कि इन हथियारों को पिछले साल के एक असली परीक्षा प्रश्न पर इस्तेमाल किया जाए। आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक कार विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है। यहाँ विराम अवस्था से यानी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वाला हिस्सा एक बहुत ही बड़ा हिंट है। ये सीधे तौर पर चीख कर बता रहा है कि प्रारंभिक वेग या u 0 है। फिजिक्स में आधी से ज्यादा जानकारी तो ऐसे ही शब्दों में छिपी होती है। क्या दिया है और क्या चाहिए वाला फ्रेमवर्क यूज करते ही तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे पास u 0 है, एक्सेलरेशन a 2 है और समय t 5 है और हमें निकालना है v। अब इस जानकारी के हिसाब से गति का पहला समीकरण v = u + at यहाँ बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। बस फिर क्या था, एक्सेलरेशन 2 को टाइम 5 से मल्टीप्लाई किया और फाइनल वेलोसिटी आसानी से 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। है ना कितना सिंपल? बस सही टूल चुनने की देर थी। भाग 4, त्वरण की गणना। वेलोसिटी निकालने के बाद अब हमारा अगला टारगेट एक्सेलरेशन का रेट पता लगाना है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस परिदृश्य में सवाल है कि यदि एक कार की स्पीड 4 सेकंड में 20 से बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनिशियल और फाइनल दोनों वेग पहले से दिए गए हैं। इसका मतलब है कि कार पहले से ही मोशन में है। अब हमें बस ये मापना है कि ये स्पीड किस रेट से बढ़ रही है। इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं चाहिए। उसी पहले समीकरण v = u + at को थोड़ा सा आगे पीछे करके हम त्वरण निकाल सकते हैं। बस वेग में हुए बदलाव को टाइम से डिवाइड करना है। ये दिखाता है कि हमारे ये गिने चुने टूल्स कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। कैलकुलेशन बहुत ही सीधी है। 40 में से 20 घटाए बचे 20 और उसे 4 से डिवाइड करने पर हमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाता है। और इसी के साथ हमारा एक और सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं भाग 5 पर। चलिए अब चीज़ों को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं और दूरी यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ सवाल है
एक मोटरसाइकिल रेस्ट से चलना शुरू करके 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी पकड़ लेती है। उसने कुल कितनी दूरी तय की? दूरी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी, जिसे हम s कहते हैं। अब इस सवाल में 2 स्टेप्स लगेंगे। पहले हमें एक्सेलरेशन a निकालना होगा और फिर उसे दूसरे समीकरण s = ut + ½ at² में डालना होगा। मजे की बात यह है कि मोटरसाइकिल रेस्ट से शुरू हुई थी, तो u 0 है, जिसका मतलब है कि ut वाला पूरा हिस्सा ही इक्वेशन से गायब हो जाएगा। इससे हमारा कैलकुलेशन और भी आसान हो जाता है। और मैथ्स पूरा करते ही जवाब सामने है। मोटरसाइकिल ने उन 10 सेकंड्स में कुल 150 मीटर्स की दूरी तय की। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलने से गलती होने का कोई चांस ही नहीं बचता। भाग 6 अंतिम भौतिकी चुनौती। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले चलिए एक मल्टीफेज एग्जाम प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो एक ही समय में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का टेस्ट लेता है। प्रॉब्लम कुछ यूं है, एक कार रेस से 20 सेकंड में 10 की स्पीड पकड़ती है, फिर ब्रेक लगते हैं और अगले 5 सेकंड में स्पीड कम होकर 5 रह जाती है। दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन क्या होगा? सच कहें तो ये प्रॉब्लम एक बॉस बैटल जैसी लगती है, क्योंकि इसमें हमें मोशन को 2 बिल्कुल अलग-अलग सिचुएशंस में तोड़ना पड़ता है। एक जहां स्पीड बढ़ रही है और दूसरा जहां ब्रेक लग रहे हैं। लेकिन इस बॉस बैटल से डरने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन वाले फेज और ब्रेकिंग वाले फेज को बस 2 अलग-अलग सवालों की तरह ट्रीट करना है। हम बस अपने उन्हीं पुराने टूल्स का 2 बार इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हम दोनों के नतीजों को देखें तो पहले हिस्से से हमें 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलता है। वहीं ब्रेकिंग वाले हिस्से में आंसर आता है -1.0। ये माइनस साइन कोई गलती नहीं है, बल्कि यही हमें बताता है कि वस्तु धीमी हो रही है, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के इन सारे सवालों को मास्टर करने के बाद जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर कोई वस्तु बस एक ही कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे? अगर वेग समय के साथ बदल ही नहीं रहा है तो त्वरण 0 हो जाएगा, और जब त्वरण 0 होता है तो ये सारे भारी भरकम समीकरण सिमटकर बस एक सिंपल से फॉर्मूले में बदल जाते हैं, दूरी बराबर गति गुणा समय। तो क्या ये इक्वेशन सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, या फिर हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल नजरिया? इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अपनी उत्सुकता को ऐसे ही बनाए रखिएगा।